अच्छा, तो मुझे जल्दी से बता दो, हमने लास्ट क्लास में आइजा 600 शुरू किया था जिसका नाम है ग्रुप ऑडिट। अच्छा, जब भी मैं ग्रुप ऑडिट की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या ये है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कि आप अपॉइंट किए गए हैं पूरे ग्रुप के ऑडिट के लिए, यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ एंटायर ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर मैंने आपसे पूछा क्या क्या आ सकता है, क्या सब्सिडीज आती हैं? अच्छा, क्या आपके ग्रुप के अंदर एसोसिएट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जॉइंट वेंचर्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जॉइंट ऑपरेशंस आते हैं। तो ये सब मिल मिला के आपका एक ग्रुप बनता है। एग्रीड है? अच्छा, फिर हमने एक बेसिक बात की थी पिछली क्लास के अंदर कि जब आप ग्रुप ऑडिट पे जाते हैं तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट ऑडिटर के पार्टनर की होती है या ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की होती है? ग्रुप यानी जो बंदा ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट की रिपोर्ट पे साइन करेगा, क्योंकि वो इस बात को ओन कर रहा है कि मैंने ये सारे के सारे ग्रुप एफएस देखे, उस सारे के सारे ग्रुप एफएस के अंदर तमाम सब्सिडरी के पेरेंट के अपने बैलेंसेस भी शामिल हैं और इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स भी प्रॉपर हो चुकी हैं। इस तरीके से वो उसको ओन कर रहा है और फिर उस पर साइन कर रहा है। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है, जल्दी बताओ? ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर। मुझे जल्दी से बताते हो कि अगर कोई कंपोनेंट के ऊपर भंड हो गया, कोई गलत ऑडिट हो गया, तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल बंदा तो वही है। एग्रीड है? ऑनलाइन वाले पहले बताओ, बात समझ आती है? जल्दी से शावेज बिल्कुल करा देंगे जानी, वो भी जल्दी से बेसिक बात। अच्छा, फिर हमने कहा था जब हमने इतनी डिस्कशन की और हमने बेसिक चीज़ें सीखी और फिर हमने ये सीखा कि आप ये बताएं इस स्टैंडर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि आप ये डिसाइड करें कि क्या मैं इस ग्रुप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है फिर मैं प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करूं कि पूरे ग्रुप के अंदर मसला कहाँ कहाँ हो सकता है और क्या मैं कंपोनेंट ऑडिटर को अपॉइंट करूं या ना करूं। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं ये देख लूं कि क्या मेरा ऑडिट प्रॉपरली कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं प्रॉपरली इसको मैनेज करूं। और चौथी चीज़ क्या थी कि मैं रिपोर्ट कर दूं। तो कितने मकसद हैं इसके? 4। वो 4 मकसद पे पूरा स्टैंडर्ड घूमेगा, उसकी बात करनी है। पहला मकसद एक्सेप्टेंस। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये स्टैंडर्ड क्यों कह रहा है कि बिफोर एक्सेप्टिंग आप पहले ये देख लें रजामंदी से पहले कि आप सबूत इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर एक इदारा है, सही है, एक ग्रुप है जिसके अंदर इंश्योरेंस भी है, बैंकिंग भी है और पाकिस्तान के बाहर की री इंश्योरेंस भी है, मुझे बताओ आपके पास क्या री इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है? अगर नहीं है तो क्या आप इस कैपेबिलिटी पे हैं कि आप इसका ऑडिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। तो दैट मीन्स कि आप फिर अपनी रिपोर्ट के ऊपर ये नहीं लिख सकते कि मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया, क्योंकि आपके पास वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ही नहीं है। या तो फिर आप इक़्तिदामात करें। अच्छा, वैसे आप लोगों ने ये अपने लेवल पे बचपन में भी सीखा है। एक बात अगर आपको समझाऊँ, मैं अपने लेवल पे बचपन में भी ये सीखा है कि जब आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा करते थे तो वो क्या कहता था कि आपने क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले ये देख लेना कि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। तो यहाँ पे भी तो वही बात लागू होती है ना, पर क्या ये सिंगल एंटिटी की बात कर रहा है या ओवरऑल ग्रुप की बात कर रहा है? अच्छा, फिर इसके लिए वो कहता है सर आप एक काम ये करिएगा, आप एक काम ये करें, आप ये देखें पूरे ग्रुप के अंदर कौन कौन सी एंटिटी है, उसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं ग्रुप के अंदर ग्रुप के ऑपरेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं? इट कैन बी बैंकिंग, इट कैन बी टेलीकॉम, इट कैन बी इंश्योरेंस, इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है, फार्मास्यूटिकल भी हो सकता है। तो क्या आप लोगों के पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि क्या ये मैं ऑडिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक कंपोनेंट के ऊपर हर एक अलग अलग कायदे कवानीन लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरा बैंकिंग है, सही है, मेरी एक्टिविटीज़ है बैंकिंग, तो मेरे बच्चों मुझे बताओ क्या इस बैंकिंग कंपनी पे बैंकिंग ऑर्डिनेंस लगता है? अच्छा, तो क्या मुझे इस बैंकिंग ऑर्डिनेंस से कंप्लायंस की भी जिम्मेदारी आती है? बिल्कुल आती है। अच्छा, इसी बैंकिंग के ऊपर एक तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस लग रहा है, दूसरा अगर आपको पता हो तो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी लगते हैं। अच्छा, प्रूडेंशियल रेगुलेशन आपको ये बताते हैं कि बैंक किसी को लोन देते वक्त कितनी कितनी लिमिट के लोन दे सकता है, एक्सपोजर।
तो वो कहता है कि भाई अब एक्सपोजर देखो, तो वो यहाँ से पता लगता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन सारी चीज़ों की तमीज़ तहजीब नहीं है, मुझे इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मैं कभी भी ऑडिट नहीं कर सकता, तो आपको बोला गया बराए मेहरबानी इस ऑडिट को एक्सेप्ट ना करें। देखो ऊपर लिखा हुआ क्या है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। आप पहले देखो क्या इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ये पूरी कहानी किसके वॉल घूम रही है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के ऊपर। इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे बताओ ना कि मैं क्या इक़्तिदामात लूं, मैं क्या क्या करूं जिससे मुझे ये पता लग जाए कि क्या मैं एक्सेप्ट करने के काबिल हूं या ना हूं। तो उसने बोला भाई कुछ फैक्टर्स है कंसिडर करने के लिए। पहला फैक्टर बताओ। उसने बोला पहला फैक्टर ये है, आप एक्टिविटीज समझें जो कि सिग्निफिकेंट है टू द ग्रुप। अच्छा, एक्टिविटीज का मतलब क्या कि कंपनी या ग्रुप काम क्या करता है। तो एक ग्रुप में एक से ज्यादा एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, जैसे हमने कहा बैंकिंग, जैसे हमने कहा इंश्योरेंस। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, यहीं पे ही मैं एक और लाइन आइटम खोलूं और मैं बोलूं कि भाई इस ग्रुप के अंदर एक इंश्योरेंस भी है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस लगता है? बिल्कुल लगता है। सर क्या इंश्योरेंस रूल्स लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। तो भाई इसमें इसके अपने कायदे कवानीन है, तो अगर इसमें इसकी बताई गई लिमिट्स ब्रीच हुई या कायदे कवानीन ब्रीच हुए तो पेनल्टी लगेगी। बीइंग एन ऑडिटर, अगर आपको उन लॉज एंड रेगुलेशन का नहीं पता जो इस कंपनी पे लगते हैं, तो उसके ब्रीच के ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी। हो सकता है कुछ ऐसी जो कंडीशन हो जैसे लाइसेंस रिवोक हो जाए और गोइंग कंसर्न के मसले हो जाए। आप तो लिख के बैठे हुए होंगे द ग्रुप हैज गिवन द ट्रू एंड फेयर व्यू, जबकि एक्चुअली इट इज नॉट। उसमें एक कंपोनेंट ऐसा है जिसके गोइंग कंसर्न के वादे हैं, तो वो तुम्हें पता कैसे लगेगा? जब तुम्हें पूरी एक्टिविटीज पता होंगी। तो यही तो कह रहा है, अभी तो एक्सेप्ट ही नहीं करो, पहले ये डिसाइड कर लो कि मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो उसके लिए वो क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस के लिए आप पहले ग्रुप की एक्टिविटीज को समझो। उस एक्टिविटीज के अंदर, जो ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो जो बिजनेस हो रहे हैं, देखो उसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो इंडस्ट्री कौन सी है, उससे कायदे कवानीन क्या लग रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल से जवाब आ जाए कि हाँ यार मैं इसकी एक्टिविटीज को भी समझता हूँ, इसके ऑपरेशंस को समझता हूँ, इसके एनवायरनमेंट को समझता हूँ, इसकी इंडस्ट्री को समझता हूँ, इसके कायदे कवानीन को समझता हूँ, देन आई कैन से यू आर इन अ गुड पोजिशन टू एक्सेप्ट द क्लाइंट। पहले बताओ बात समझ आती है? तो देखो यहाँ पे इसको रीड भी करते हैं। वो कहता है एक्टिविटीज दैट आर सिग्निफिकेंट टू द ग्रुप इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन विच दोज एक्टिविटीज टेक प्लेस। अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो मेरी ग्रुप है और ग्रुप कंपनीज हैं वो अलग 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 जुरिस्डिक्शंस में हो? ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जुरिस्डिक्शन में हो। तो भाई अगर अलग अलग जुरिस्डिक्शन में होंगी तो कायदे कवानीन भी अलग अलग होंगे। अच्छा जैसे हिना कह रही है सर क्या ये आयजा की वर्डिंग है? एग्जैक्ट आयजा की वर्डिंग है, पर मैंने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया है। यानी इफ़ यू पिक अप द आयजा और आप उसको रीड करोगे आपको चक्कर आएंगे, वो एक एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मैंने उस पैराग्राफ को ब्रेक कर दिया ये आसानी से समझाने के लिए। सवाल कैसे आ सकता है? पहले क्योंकि आज तक 600 पे सवाल नहीं आया ना, जब से ये रिवाइज हुआ है, ये लास्ट अटेम्प्ट में रिवाइज हुआ है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में नया पढ़ाया था, इस बार और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं सवालात भी करा सकूँ। सुनो सवाल कैसे आ सकता है, वो आपको सिचुएशन देगा, यू आर द ऑडिट पार्टनर of XYZ firm and your firm has been approached or you have been approached by XYZ company for the purpose of group audit. What factors do you consider before accepting the group audit? तो फिर कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे ना। फिर वो बोलेगा अच्छा, फिर आपको ना बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा, मैं क्यों ये लिखा करो अपने पास कि जो चीज़ें नहीं बड़ी अहम होती हैं, ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ। फिर वो ना आपको सिनेरियो बना के देगा, बोले ग्रुप के अंदर इंश्योरेंस भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा। वी विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिविटीज दैट हैज बीन परफॉर्म बाय द ग्रुप सच एज इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेलीकॉम, जो भी आ रहा है सबका सब लिखेंगे। और फिर बोलेंगे लॉज एंड रेगुलेशन दैट आर एप्लीकेबल टू दोज कंपनीज, द जुरिसडिक्शन इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, इफ़ आपने क्वेश्चन बनाए 600 के, हाँ तो अभी मैं दूंगा ना, है ना, अभी मैंने बनाना शुरू किए ना इसके क्वेश्चंस, क्योंकि देखो आपके पास ऑल टुगेदर इसके पुराने क्वेश्चंस हैं जो बाबा आजम के ज़माने में आते थे, और वो सॉल्व भी किसके ज़माने के हुए हैं? बाबा आजम के ज़माने के। जबकि आयजा 600 पहले 100% अलग था, अब वो 100% अलग है। तो आप सवालात जो करेंगे हम नए वाले बना के करेंगे, वो मैं भेजता भी रहूँगा, आपको सॉल्व भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। पर पहले तो बात समझ आती है, दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट, कि सवाल कैसे आ सकता है। चलें, एक तो तरीका ये हो गया एक्सेप्टेंस पे पूछ लिया उसने। अच्छा आप, मैंने कहा क्या सिर्फ एक्टिविटी समझ के
मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लूँ? मैंने कहा नहीं। अब आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए इसमें से निकाल के, क्योंकि देखो ये तो एक जेनरिक वर्ड है ना, मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाता हूँ कि क्या क्या सोचता हूँ इसमें, क्या क्या सुनता हूँ इसमें। मुझे बताओ इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मैं आपसे ये पूछूं, अगर मेरा एक कंपोनेंट है या सब्सिडरी है, सही है, उस सब्सिडरी जहाँ पे वो रिजाइड कर रही है वहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि उस कंट्री ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप यहाँ की कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस कंट्री के बाहर लेके जा नहीं सकते। तो मुझे एक बात बताओ, आप क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाओगे? क्यों नहीं ले पाओगे? रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या अल्टीमेटली हिना सही कह रही है कि दिस विल अल्टीमेटली लीड टू स्कोप लिमिटेशन? एंड क्या डू यू नो दिस फैक्ट इन एडवांस? सो डू यू नीड टू एक्सेप्ट इट? नो, अनलेस के इतनी कचरा इममटीरियल हो कि कुछ भी नहीं हो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से, तुम बोलोगे देख लेंगे। पर अभी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। अच्छा, कोई तुम्हें बोले यार तुमने क्लाइंट क्यों एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम बोलोगे एक्सेप्ट कर लिया, तो बोलेगा भाई पहले अंदर थे, तो क्लाइंट भी तुम्हें आके बोलेगा ना कि तुम्हारे पास जब हम आए थे तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं बकवास की कि तुम नहीं कर सकते, उस वक्त बताते मुझे, तुम अब बता रहे हो एक्सेप्ट करने के बाद। तो भाई एक्सेप्टेंस के वक्त ही देख लो ना कि क्या तुम्हें उस रेलेवेंट कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले तो बात समझ आती है, क्लैरिटी है। एक और चीज़, अगर मैं इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं लूँगा तो मैं कभी भी इस पोजीशन में नहीं हूँगा कि मैं डिसाइड कर सकूँ कि मुझे इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज। आगे सुने, वो कहता क्या है, ये भी समझो कि क्या उस ग्रुप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल तो नहीं करते। अच्छा, अब बड़ी अहम बात है जो यहाँ से हमने शुरू करनी है, बहुत फोकस होकर सुनना। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पता ही नहीं है, क्योंकि आप फ्रेश हैं, क्योंकि जून 26 तो फ्रेश है। मैं शुरू से बताता हूँ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, जो आपके बिहाफ के ऊपर आपके लिए कोई ऐसा काम करे जिसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी लाइन आइटम में आ जाए। वापस बताता हूँ, बाज़ औक़ात होता क्या है कि एक XYZ कंपनी है, उसने अपना पेरोल आउटसोर्स किया हुआ है। अच्छा, पेरोल आउटसोर्स करने का मतलब यह है कि बंदों की सैलरी का जितना भी हिसाब किताब है, कैलकुलेशंस हैं, वो कोई और करेगा जिसका नाम है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये जो भी कैलकुलेशन करेगी, जो भी मेरी, प्लीज सुनिएगा, जो भी मेरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जल्दी बताओ, कैलकुलेशंस करेगी, उस कैलकुलेशन का इंपैक्ट मेरे एफएस के सैलरी एक्सपेंस में होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, तो क्या जो कंट्रोल्स हैं आपने बचपन में सीखे होंगे, सैलरी के ऊपर लगाए हुए कंट्रोल्स क्या होते हैं? मैं तो एक एक करके रिकैप देता हूं तुम लोगों को, एक एक करके सुनना। आपको याद है ना कि पेरोल मास्टर फाइल में लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए। लिमिटेड एक्सेस का मतलब यह है कि कोई बंदा उसके अंदर जाके बंदे को एंटर, तो जब बंदा एंटर ही नहीं होगा तो उसकी सैलरी भी प्रोसेस नहीं होगी। इसको हम कहते थे लिमिटेड एक्सेस राइट्स। क्या कहते थे? पर मैं आप सबसे पूछता हूं, ऑनलाइन वालों प्लीज बताना, आप भी बताना, क्या ये लिमिटेड एक्सेस राइट वाला कंट्रोल अब ग्रुप ने लगाया हुआ है या ग्रुप की दी गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने? क्योंकि उसने आउटसोर्स किया हुआ है। अब सारी कैलकुलेशन वहां होती है, तो कंट्रोल्स भी कहां लगे हुए हैं? वहां लगे हुए हैं। आप मुझे बताएं, आप ऑडिट जब करने जाते हैं तो आप एंटिटी को भी समझते हैं, इन्वायरमेंट को भी समझते हैं, उस पर लगाए गए इंटरनल। तो अब मैं जब इंटरनल कंट्रोल को समझने जाऊंगा, मेरी बात सुनना, बड़ी फोकस हो गया। अब जब मैं इंटरनल कंट्रोल को समझने जाऊंगा तो क्या मैं कंपोनेंट के पास जाऊं या कंपोनेंट ने जो डेजिग्नेट किए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसके पास जाऊं? उसके पास जाएंगे। कंट्रोल किसके पास है? प्रोसेसिंग कौन करता है? रिकॉर्ड कहां होता है? हमारे पास। तो अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि जो कोर एक्टिविटीज होती है ना, कंपनी बोलती है भाई मैं अपने काम पे फोकस करूँ, ये पेरोल वेरोल साइड में,
उसको दो, वो जाने। बात समझ आती है? अच्छा अब एक चीज़ और सुने, एक तो ये कंट्रोल हो गया ना, फिर आपने ये भी सीखा होगा कि पेरोल सिस्टम के अंदर जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर ना लिमिट चेक कंट्रोल लगे हुए होते हैं। अच्छा, लिमिट चेक कंट्रोल का मतलब होता है कि जो मैनेजर 1 की सैलरी है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकती, मैनेजर 2 की सैलरी है वो 350 से ऊपर नहीं जा सकती। अगेन ये सारे कंट्रोल प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं। ये किस पे लगाए गए? सैलरी के ऊपर, सैलरी की अकरेंस के ऊपर, सैलरी की ओवर स्टेटमेंट के ऊपर कि भाई अकर नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कैसे हुई है? तो फेक हो सकती है ना, पर वो फेक सैलरी रिकॉर्ड होने के लिए कंट्रोल्स किसने लगाए हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके लिए लगाए? ग्रुप के कंपोनेंट के लिए। तो अल्टीमेटली अगर मैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ और मैं कंट्रोल समझना चाह रहा हूँ ताकि मैं रिस्क असेस कर सकूँ, मुझे बताओ ये सारे कंट्रोल हटा दो तो तुम्हारी सैलरी पे रिस्क क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि तुम कहोगे अगर किसी का भी एक्सेस है तो कोई भी बंदा एंटर कर सकता है, तो घोष एम्प्लॉय का रिस्क होगा। पर घोष एम्प्लॉय का रिस्क तुम तब देख पाओगे ना जब तुम्हें पता लगे कंट्रोल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अच्छा, क्या सैलरी ओवर स्टेड हो सकती है, यानी जितनी है उससे ज़्यादा? भाई नहीं हो सकती ना, क्योंकि लिमिट चेक कंट्रोल लगा हुआ है। पर अगर यही कंट्रोल हटा दूं तो क्या तुम्हें अकरेंस का रिस्क हो जाएगा? एक चीज़ अकर ही नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड कैसे हुई? तो क्या आपकी एक्यूरेसी का मसला आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एग्रीड है? अच्छा, फिर एक इदारा कंट्रोल लगाता है, इदारा मतलब वही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है? रिकॉन बनाता है बिटवीन एम्प्लॉय डेटा एंड पेरोल डेटा। क्या इससे कंप्लीटनेस इंश्योर होती है? यस होती है। पर अगेन ये सारे कारनामे कर कौन रहा है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनना ये क्या कहता है, ये कहता ही है कि भाई आप ये भी समझें कि क्या कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जो ग्रुप के अंदर किसी कंपोनेंट ने यूज की हुई हो। मैंने कहा भाई मैं ये क्यों समझूं? उसने बोला ऐसा हो सकता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और कंपोनेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि मैं किसी थर्ड पार्टी को अपने प्रीमिसेस में घुसने नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं देगा तो उससे क्या मुसीबत है? नहीं, एम्प्लॉयज तो नहीं पता लगेंगे। क्या मैं कंट्रोल को डेस्क कर पाऊंगा? एम्प्लॉयज तो पता लग जाएंगे मुझे, सही है, बात समझ आती है। पर क्या मैं कंट्रोल को डेस्क कर पाऊंगा? जब मैं कंट्रोल को डेस्क नहीं कर पाऊंगा तो मुझे आप एक बात बताओ, ऑल टुगेदर क्या मैं उस पर रिस्क असेसमेंट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा सैलरी एक्सपेंस का अमाउंट है जो कहाँ पे आ रहा होगा? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मेरे ग्रुप के अंदर, उस पर कितना रिस्क है, कितना काम करना है, ये मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच नहीं कर सकता। पहले बताओ बात समझ आती है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ बात समझ आती है? जल्दी से। स्केलेबिलिटी अभी बताते हैं ना, आगे आ रहा है वो, सही है। जल्दी से सारे बच्चे, शावेज कह रहे हैं क्लियर है, बाकी बच्चे जल्दी से, आमना वगैरह सब जल्दी है ना, ये बात क्लियर है? एक बेसिक बात, अभी हम किसकी बात करें? क्या हमने ऑर्डर शुरू कर दिया या वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस। अच्छा, कोई आपको बोले कि ग्रुप ऑडिट करना है, आप बोलोगे सोच के बताते हैं। उन सोचों में क्या आएगा? यू विल अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप, द एनवायरनमेंट इन विच इट इज ऑपरेटिंग, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें तुम मद्देनजर रखोगे बिफोर एक्सेप्टिंग इट, सही है। अच्छा, क्या ये काफ़ी है या यू नीड टू असेस क्या कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है? अच्छा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बिहाफ पे कुछ ऐसे काम कर रही है जिसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल्स पे होगा। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी। मैं इजी पैसा का ऑडिट करता हूँ ना, तो आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, इजी पैसा में आप जाएंगे ना, आपको लोन मिल सकता है। ऐप में जाओ, आपको लोन मिलेगा, पर आपकी क्रेडिट स्कोरिंग होती है। अच्छा, क्रेडिट स्कोरिंग कैसे होती है? सुनना, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, आपका मिनिमम बैलेंस कितना होता है, प्रीवियसली आपने लोन लेके कितना चुकाया, वो सारी चीज़ें देख के आपको स्कोर देता है, उसके हिसाब से लोन मिलता है मैक्सिमम 20 से 50 हज़ार का, क्योंकि इसके अंदर कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। अच्छा, अब होता क्या है, इजी पैसा पे आपने अप्लाई किया लोन के लिए, उसका जो इंजन बना हुआ है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो स्कोरिंग करता है, वो किसी और इदारे का है। वो कौन है? अंग्रेजी में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये सारे कंट्रोल्स, प्रोग्रामिंग किसने की हुई है? अब मैं आपसे ये पूछूं
क्या इसका इम्पैक्ट मेरी कंपनी की बैलेंस शीट के रिसीवेबल्स पे होगा? हाँ या नहीं? रिसीवेबल्स पे कैसे होगा? क्योंकि वहीं से ही सारी चीजें ड्राइव हो रही है ना, कि अगर वो गलत बताएगा तो जो मेरा लोन है वो भी गलत जाएगा, और अगर लोन गलत जाएगा तो उसके डूबने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। पर ये मैं तब कंक्लूड कर पाऊंगा ना जब मैं ये देख लूं कि क्या मेरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे मैं कंट्रोल टेस्ट कर सकता हूं या समझ सकता हूं या नहीं समझ सकता। अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है वो चलता है कैसे, उसके अंदर चीजें क्या फिक्स हैं, तो क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो अल्टीमेटली मुझे किसकी हेल्प लेनी होगी? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। पर अगेन मुझे पहले ये देखना पड़ेगा क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन द ग्रुप एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये अलाउ करे कि वो ऑडिटर को आने की इजाजत दे। क्योंकि आपको तो मुझसे ज्यादा पता है, नहीं भी पता होगा तो बता देता हूं। एंगेजमेंट लेटर साइन करवाते हो ना, तो एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये लिखते हो ना, यू विल प्रोवाइड अस अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द इंडिविजुअल फ्रॉम हुम वी विश टू इंक्वायर। ये लिखते हैं ना कि आप अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे उन लोगों का जिससे मैं पूछना चाहूंगा। तो भाई ये कौन सा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है? वो तो आने ही नहीं दे रहा आपको। क्या आप कभी सबूत इकट्ठा कर पाओगे? सारी इंफॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड्स किसके पास होंगे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। भाई इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इस केस में नाम है मिनटेक। वो कह रहे सर नेम बता दें, इजी पैसा की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का वो मिनटेक है, MINDTECH, मिनटेक। ये अलीबाबा का प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर है चाइना का, क्योंकि वो चाइना में ऐसे ही काम होता है ऑटोमेटिक, वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। वो तो आप अगर सब्जी खरीदने भी जाएंगे ना, वो देखेगा कितनी ट्रांजेक्शन करता है, लोन दे देगा आपको सीधा सीधा। इतना एफिशिएंट है। चलें आगे। सर इफ हम एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करें ECL के लिए, और एक्सपर्ट इफ कंपनी हो तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा? नहीं 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 नहीं। देखो ऑडिटर एक्सपर्ट जो है वो कभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कौन एम्प्लॉय करे? कंपनी। सही है? कंपनी एक्सपर्ट नहीं। देखो दो अलग बातें है ना। देखो अगर नहीं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज नॉट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो इदारा, वो कंपनी जो ऑल टुगेदर कंपनी के बिहाफ के ऊपर कुछ ऐसी प्रोसेसिंग करे जिसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो। अब एग्जांपल लेते हैं, है ना, अगर एक कंपनी ने कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट रखा वैल्यूएशन के लिए, तो सारा डेटा तो यहाँ पे है ना, कंट्रोल्स उसके पास नहीं, कंट्रोल्स तो यहीं पे ही हैं। सारा डेटा कहाँ से निकल रहा है? कंपनी से। तो सारी की सारी चीजें यही रिजाइड करती हैं, यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। क्लियर है? चलें ओके। अब मैंने कहा चलो ये भी बात समझ आ गई। कितनी बातें हो गई? दो बातें। अच्छा पहले आपने आपसे पूछा सर अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स की एक्सेस ना भी दे तो भी हम सब्सटेंसेस से ऑडिट कर सकते हैं? अच्छा इसका भी जवाब है। आप लोगों को, कितने लोगों को ये पता है कि ऑडिट रिपोर्ट में हमने कैफ में ये पढ़ा है कि व्हेन सब्सटेंटिव अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो स्कोप लिमिटेशन होती है। ये बात याद आ रही है अनस और बाकी बच्चों, है ना, याद आ रही है? जल्दी बताओ भाई, एक कोई बात है ऐसी जिसमें हमने ये पढ़ा है सब्सटेंटिव अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो मुझे बताओ 1 मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैन यू गाइस सोली रिलाई ऑन सब्सटेंटिव? या इट इज इम्प्रैक्टिकेबल? इम्प्रैक्टिकेबल। हाउ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल? जल्दी बताते हो मेरे बच्चों ऑनलाइन वालों, इम्प्रैक्टिकेबल कैसे है? क्योंकि न्यूमरस ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हैं, आप सबको चेक नहीं कर सकते। अल्टीमेटली अगर कंट्रोल सही नहीं चल रहे होंगे तो आप इस कंपनी पे एतमाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाँ अगर सिस्टम डिजाइन हुआ हुआ है, कंट्रोल्स लगे हुए हैं, सब बेहतरीन चल रहा है, तो आप कह रहे हो हाँ यार आधा काम कंपनी कर रही है, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, तो यू कैन से कि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां पे सब्सटेंटिव करना काफ़ी नहीं होता, वहां पे कंट्रोल्स की टेस्टिंग क्या होती है? ज़रूरी होती है। और कंट्रोल्स अगर ऑपरेट नहीं हो रहे होते तो सॉरी टू से आप यहाँ पे ऑडिट नहीं कर सकते। ये आपकी क्या बन जाती है? स्कोप लिमिटेशन। जैसे वो बिल्कुल सही कह रही है ना, लाइक बैंक्स। अगर बैंक में जो इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करने का मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर है, वो एक बंदों की करता है मिलियन ऑफ कस्टमर्स की, तो क्या मिलियन ऑफ कस्टमर्स की कैलकुलेट कर सकते हो? सैंपल पे करोगे। पर अगेन क्या डू यू थिंक अबाउट इट इन द बैंक?
where the interest income is being calculated for the thousand of million of customers and you can say controls fail है कि कंट्रोल के बारे में समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ सब्सटेंटिव कर लूँगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। तो इसके लिए अल्टीमेटली मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये एविडेंस सफिशिएंट होगा आपके लिए? तो क्या विल यू गाइज बी एबल टू कंक्लूड ऑन इट कि ये जो ग्रुप है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? नहीं, वो हो नहीं सकता। क्लैरिटी है? जल्दी बताओ तो बात समझ आती है? हाँ जी, जो सवाल था वो एड्रेस हो गया, जल्दी बताओ। ये मज़ा आता है ना, ये जो सवाल पूछते हो इसमें गेम अच्छी है। चलें ओके, कितनी बातें हो गई? 2। मैंने कहा तीसरी बात बताओ, और क्या समझूं बिफोर एक्सेप्टेंस, क्योंकि देखो लिखा हुआ क्या, कंसिडरेशंस इंक्लूड। ये चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है, आपको जवाब मिल जाएगा क्या मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। क्लाइंट को या ग्रुप को? ग्रुप को। सर ऐसा लग रहा है 600 में सारे एज मिक्स होकर आ सकते हैं। हाँ हाँ, 600 इटसेल्फ एक पूरा ऑडिट का एक समंदर है। वो यही तो हो रहा है, जब नॉर्मल एक्सेप्टेंस होती है तब भी यही बात होती है, अभी जो एक्सेप्टेंस है उसमें भी यही बात है। क्लियर है? सर बड़ी फर्म बिग 4 में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर क्लाइंट भाई होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही होता है कि हम जब तक इवन में क्लाइंट एक्सेप्टेंस जब करवा रहा होता हूँ ना अपने क्लाइंट्स की, तो जो एक्सेप्ट कर रहा होता है ना वो बोलता है पहले बताओ पिछले साल आईटी कंक्लूजन क्या था। अगर आईटी या इंटरनल कंट्रोल का कंक्लूजन फेल था तो वो बोलता है हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपने आप को रिस्क पे नहीं डाल सकते। या तो क्लाइंट को बोलो पहले कंट्रोल सही करें, उसको टेस्ट करेंगे फिर एक्सेप्ट होगा। इस हद तक बात होती है, क्योंकि आप तो फिर स्कोप लिमिटेशन में चले जाएंगे ना, आपको एक्सेप्ट करने की कोई नीड नहीं है। चले एनीवेज आगे। फिर वो बोल रहा है यार कंसोलिडेशन प्रोसेस समझो। अच्छा ये कोई डिटेल प्रोसेस नहीं है, हाई लेवल असेसमेंट है, क्योंकि अभी आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो। आप इंक्वायरी करोगे ना मैनेजमेंट से, एक बंदा आया आपके बाद आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप एक्सेप्टेंस से पहले उसकी चीज़ें मंगवाओगे, उसके फाइनेंशियल्स मंगवाओगे, उसके दोस्त चाहे गवर्नमेंट डायरेक्टर से मीटिंग करोगे, उनकी इन्फॉर्मेशन लोगे, देखोगे क्या उसके डायरेक्टर्स कहीं ऐसी लिस्ट में तो नहीं आ रहे जो कि फ्रॉडुलेंट लोग हों। तो उनका एक्सेप्ट करना तो वैसे ही मना है ना, अपने बैकग्राउंड चेक करना होता है उनका, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, क्या ब्लैक मनी तो नहीं है, तो एफएस में भी मसले होंगे। तो उससे आप दूर रहते हो, आप बोलते हो भाई मैं इसका ऑडिट नहीं कर रहा, थैंक यू सो मच। तो अगेन अब वो क्या ही रहा है कि जब आप किसी ग्रुप का ऑडिट एक्सेप्ट करने लगे हो तो आपने सबसे पहले एक काम ये करना है, आप उससे कंसोलिडेशन प्रोसेस भी समझो। अच्छा कंसोलिडेशन प्रोसेस होता क्या है, इस बात को समझते हैं यहाँ पे डिटेल में, कि कंपनी ने क्या इक़्तिदाम किए हुए हैं, यानी ग्रुप ने क्या इक़्तिदाम किए हुए हैं कि ये मेक श्योर हो जाए कि सारे कंपोनेंट्स क्लब हो गए। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी की 55 सब्सिडरीज हैं, 45 एसोसिएट्स हैं और 42 जॉइंट वेंचर ऑपरेशंस हैं, क्या ये रिस्क हो सकता है आपका कि इसमें से कुछ मिस हो जाए? हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग ऑपरेशन की कर ली, ऑपरेशन की वेंचर की कर ली हो, ये भी अपनी जगह रिस्क हो सकता है जो हमने सीखा है। तो भाई हम उससे पूछते हैं आपका प्रोसेस क्या है, ये तो बताओ। मैंने समझ लिया भाई आप ये काम करते हो, मैं तस्लीम कर रहा हूँ, आपकी कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं यहाँ तक आ गया। मैंने कहा इन सब के होने के बावजूद आप जब कंसोलिडेशन करने बैठते हो आपका तरीक़ाकार क्या होता है? मैंने कहा पहला जवाब दो इस बात का, ये कैसे मेक श्योर करते हो कि सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं? कहाँ आ गई हैं? ग्रुप में। तो उसने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो पता होता है बस उसको कंसोलिडेट करके दे देते हैं। आपने बोला थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अबे भाई मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई आबे का आबा बिगड़ा हुआ है, कैसे एक्सेप्ट करोगे उसको? उसको पता ही नहीं है मेरे ग्रुप में कौन है। अच्छा अब दूसरा सवाल सुनते हैं। हमने कहा यार ये बताओ कि अगर आप ये कैसे मेक श्योर करते हो कि सारे कंपोनेंट सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं? उसने बोला भाई हमने एक बंदा लगाया हुआ है जो हमारे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को मॉनिटर करता है, शेयर होल्डर रजिस्टर्स देख रहा होता है। जहाँ जहाँ हमारी ऑल टुगेदर एक ही शेयर होल्डर की 2 ओनरशिप्स है तो वो हमारी सब्सिडरी बन जाती है। हम ये रिलेशनशिप चेक्स मंथ ऑन मंथ कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर बन रहा होता है। अच्छा वैसे ये तो पता है ना कि एक ओनर अगर 2 जगह मालिक है तो वो आपस में क्या है? सब्सिडरीज हैं, क्योंकि कॉमन कंट्रोल में। ऐसा है ना, किसमें? ये कॉमन कंट्रोल में। फिर बोलता है हम ये देखते हैं कि हमारी सब्सिडरीज ने जो आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके शेयर होल्डर रजिस्टर मेंटेन होते हैं, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर मेंटेन होते हैं, उसका मंथली रिव्यू होता है और ऑडिट कमिटीज़ को अप्रूव करती है।
तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब तुम्हें थोड़ी तसल्ली आएगी? तुम्हें अब तसल्ली क्यों आ रही है? कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स हैं। एसोसिएट नहीं होता, नहीं नहीं, ये किसने कहा? सैफुल्ला भाई, अगर एक कंपनी, एक मालिक, नहीं नहीं, उसको लॉ की ज़बान में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कहते हैं, वो कंपनीज एक्ट की ज़बान में कहते हैं। बट अगर एक ही मालिक यहाँ भी कंट्रोल करता है, वहाँ भी कंट्रोल करता है, तो ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टीज हैं। वो उसकी सब्सिडरी नहीं है, पर एक ही कंपनी की दो सब्सिडरीज हैं, एक ही कंपनी की, और दोनों आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हैं। मतलब वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसकी सब्सिडरी है, मैं कह रहा हूँ इस बंदे की जो है, तो दोनों क्या आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। तो जो ऊपर कंपनी बैठी हुई है, ये दोनों जाके वहाँ क्लब होंगी ना, यही सिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। बात समझ आती है सैफ? कंपनी लॉ भी आता है? अच्छा बिल्कुल, बस थोड़ा सा होना है इस बात का। तो सुनो, चलें, तो सुनो प्लीज़ फोकस के साथ आगे। अब हम कह रहे हैं कि देखो, अब थोड़ा तुम्हें इत्मीनान आया कि हाँ यार भाई, इंसान के बच्चे हैं, सही काम करते हैं। अच्छा, मैंने कहा और बताओ कि अगर सारे इंश्योर हो गए, दूसरा काम क्या करते हो? उसने कहा दूसरा काम क्या करेंगे भाई, तुम सवाल ही पूछे जा रहे हो, ऑडिट कब करोगे? मैंने कहा भाई एक्सेप्ट करने के बाद। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? हाई लेवल बातें। पहले हमें तसल्ली दे दे कि ये होता है। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं वैसे तुम्हें समझाने के लिए? अच्छा, मैं वैसे बताऊं, मैं बहुत वैसे इसमें बहुत डिटेल में चला गया हूँ, वरना एक्सेप्टेंस तो ये होती है ये हुआ कर लो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या होता है। क्लियर है? ताकि तुम्हें एक व्यू आ जाए कि भाई समझ आ रही हो, एक बार पढ़ के ही समझ आ जाए, रिवीजन नहीं करना हो बार बार। सुने, मैंने कहा सारे कंपोनेंट्स क्लब हो गए, ये बात समझ आती है। मैंने कहा सारे बैलेंसेस एप्रोप्रिएटली आ गए हों, सारे बैलेंसेस क्या आ गए हों? एप्रोप्रिएटली आ गए हों, इसका क्या कंट्रोल है? अच्छा, अब ये सुनना, ये बड़ी बेहतरीन बात है, ये आगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक काम भी करूंगा, मैं इसके जो कंसोलिडेशन प्रोसेस के रिस्क हैं और कंट्रोल दोनों लिख के दे दूंगा, जो मैनेजमेंट करती है। हो सकता है एग्जाम में पूछे, बोले आप सजेस्ट करें कि मैनेजमेंट को क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए कि कंसोलिडेशन प्रोसेस बिल्कुल सही हो जाए। तो ये तो फंस जाओगे तुम, फिर क्या लिखोगे? तो बेटा ऑडिट ये वो नहीं है कैफ वाला, ये दुनिया को 2 गुना आगे निकल चुकी है इस पर, तो काम भी फिर वैसा ही करना है समझ के। क्लियर है? अच्छा, अब सुने, मैंने ये कहा कंसोलिडेशन के रिस्क एंड प्रोसीजर्स देना, बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगा, पहले हम उसको समझ लेते हैं ना कि वेयर वी आर गोइंग एक्चुअली। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं सोचना क्या चाह रहा हूँ। सुने, मैंने कहा सारे बैलेंसेस एप्रोप्रिएटली क्लब हो जाए, इसका क्या करते हो जरा ये बताओ। उसने बोला ही है कि यहाँ से निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसने बोला ही कि सबसे पहले हम प्री पॉपुलेटेड एक तरीके से उसको स्ट्रक्चर भेजते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर कह लें या उसका सही जो नाम होगा वो हम कहेंगे तो टेम्पलेट भेजते हैं। अच्छा, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि भाई हमें इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन प्लेस करके दे दो। क्यों? जरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, सुनना भाई। अगर एक बैंक है तो उसका रेवेन्यू, तुम किसी ने बैंक के एफएस देखें कभी? बैंक के कभी एफएस देखें? उसमें नॉन करंट नहीं होता, जाके देख लेना कभी। सारे एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं, सारे एसेट्स करंट एसेट्स, वहां पे नॉन करंट वाला मामला ही नहीं होता। सारे एसेट्स की लाइन आइटम आ होते हैं, दैट्स इट। और लायबिलिटीज भी लाइन से आ रही होती हैं, करंट नॉन करंट में टूटा हुआ नहीं होता। पर मुझे बताओ, अगर ग्रुप ऊपर है और ग्रुप है पीडीसीएल, उसकी एक सब्सिडरी बैंक भी है, तो क्या इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन उस बैंक के हिसाब से होगी या पेरेंट के हिसाब से होगी? पेरेंट के हिसाब से होगी। तो मैं उस सब्सिडरी के मैनेजमेंट को ये कहूंगा, ये ले टेम्पलेट, अपने रिसीवेबल्स को ब्रेक कर, करंट में, नॉन करंट में। जो 1 साल में लेने किस में फेंक दे, और जो 1 साल से ज्यादा है वो किस में फेंक दे। तो क्या इससे ये मेक श्योर हो जाएगा कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी, डिसएग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल सही आएगी, वो बिल्कुल सही आएगी। अच्छा, अब क्यों सही आ रही है? आपने कंट्रोल लगाया, टेम्पलेट दिया है उसको। अच्छा, फिर वो बोलता है सिर्फ ये काफी नहीं है, फिर उसकी रिकॉन बनती है विद एफएस,
ऐसा ही नहीं है हवाओं में कि उसने टेम्पलेट दिया चल भाई चिपका दिया, नहीं, आप बोलते हो, आप रिकॉर्ड बना के दोगे कि आपके एफएस किस तरीके से दिख रहे थे और टेम्पलेट में कैसे ब्रेक हुए हैं, उसके पीछे पूरी वर्किंग होनी चाहिए। क्या कंट्रोल अच्छा है? क्यों, कैसे अच्छा है? पूरी रिकॉर्ड बन रही है, सब सामने दिख रहा है कि भाई ये बैलेंस यहाँ से आ रहा है, ये बैलेंस यहाँ से आ रहा है, ये बैलेंस ये यहाँ जाएगा, पूरी रिकॉर्ड बनते हुए दिख रही है आपको। चलें आगे सुने। फिर हमने कहा ये भी बात समझ आ गई, मैंने कहा और बताओ क्या कंट्रोल्स होते हैं। उसने बोला जब ये हो जाता है तो हम एक काम ये करते हैं कि टेम्पलेट बन गया, डेटा की रिकॉर्ड बन गई, फिर हम ये मेक श्योर करते हैं कि एक ओवरऑल रिकॉर्ड बना है। ओवरऑल रिकॉर्ड का मतलब ये है कि हम काउंट देखते हैं कि हमारे जितने कंपोनेंट्स हैं वर्सेस कंसोलिडेटेड। अगर मेरे 52 कंपोनेंट्स हैं तो कंसोलिडेशन में कितने दिखने चाहिए? 52। एक तो पहले मैंने उनको ये कहा ना, ये टेम्पलेट भर के दे दो, उसने टेम्पलेट भर के दे दी, मैं चिपकाता था। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा 52 लाइन से आने चाहिए, मेरे ग्रुप में भी कितने आने चाहिए? 52। ये एक हाई लेवल रिकॉर्ड बन गई। अच्छा, फिर मैंने कहा और क्या करते हो जो आपके ज़हन गुमान में भी नहीं है? फिर वो बोल रहा था कि हम लोग ना अपनी रिलेटेड पार्टी का GL कोड अलग रखते हैं, अपनी रिलेटेड पार्टी का GL कोड अलग रखते हैं। मैंने कहा अलग अलग क्यों रखते हो? उसने बोला ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कंसोलिडेशन के वक्त उसको एलिमिनेट होना होगा। नहीं, ये बात समझ, जब कंसोलिडेशन होती है तो क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो जाती हैं इंट्रा ग्रुप? तो मैंने वर्ड पहले थोड़ा मुश्किल यूज़ किया, रिलेटेड पार्टी। अब हम क्या बात कर रहे हैं? इंट्रा ग्रुप। अगर पेरेंट सब्सिडियरी को, सब्सिडियरी पेरेंट को, एसोसिएट को, इधर उधर जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्या ये रहेंगी या एलिमिनेट हो जाएंगी? वाई एलिमिनेट हो जाएंगी? इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हैं। अबे तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन पता कैसे लगेंगी? जब उसका जो GL कोड है वो अलग होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सेल्स का कोड है, मेरा GL कोड है, सही है? GL में जनरल लेजर में पार्क होती है ना एंट्री, तो मैंने कहा वो शुरू होता है 100 बल्कि 00021 से। उसने कहा जब भी आप RP देखेंगे ना 1000211 होगा वो। तो अगर मैंने किसी रिलेटेड पार्टी को सेल की है तो मैं सेल्स को तो क्रेडिट करूंगा, बट 1000211 में करूंगा या 1000221-1 में करूंगा, ताकि मैंने रिलेटेड पार्टी को जितनी भी सेल्स की होगी एक फिल्टर लगाऊंगा सारी बार, आसान हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैगिंग। क्या कहते हैं? कि आपकी जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इजीली आइडेंटिफाएबल हो। मैंने कहा और बताओ, मज़ा आ रहा है, कंट्रोल्स हैं भाई, ग्रुप के कंट्रोल्स हैं। तो मैंने कहा अच्छा और बताते हैं। हमने कहा एक तो ये हो गया कि भाई हमने एक फ्लैगिंग का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है जिससे क्या पता लग जाता है? RP ट्रांजैक्शंस, फिल्टर में आसानी होती है। तो क्या ऐसे रिसीवेबल पेबल हर जगह होगा? एक्सपेंसेस में भी होगा? बिल्कुल होगा। एक्सपेंस में भी यूनिक आइडेंटिफायर होगा, उसमें भी होगा। तो हर रिलेटेड पार्टी का एक कोड होगा। तो अगर मुझे पता लगाना है कि भाई मैंने PDCL से कितनी ट्रांजैक्शन की है सेल की, तो उसका एक कोड है। यूफोन से कितनी की है, उसका एक कोड है। तो क्या आपको दुश्वारी होगी? नहीं होगी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई फॉर ईच RP ट्रांजैक्शन अप्रूवल ऑफ, किसका अप्रूवल? BOD इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं ये बकवास हो रही है कंसोलिडेशन प्रोसेस की। अब मुझे बताओ, तुम्हें एक दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बैठ के तुम बातें कर रहे हो, मैनेजमेंट से तुम बातें कर रहे हो। अच्छा, एक और बात बताओगे, क्या तुम प्रीडिसेसर ऑडिटर से ये सारी बातें पूछ सकते हो? हाँ ना, इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है ना। तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से जब मिलोगे तो बोलना है तो बता दो सही इनका कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या है। वो तुम्हें तोते की तरह ये सुनाना शुरू हो गया। तो तुमने कहा अच्छा, बाद में दम है भाई, है गेम है। कैन यू गाइज प्रोसीड विद द एक्सेप्टेंस? यस यू कैन। तो क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकता है? अच्छा, क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर आपको ये बता सकता है कि भाई इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ की मैनेजमेंट तंग करती है, डेटा नहीं देती? बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। अच्छा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे हो, वहाँ पे उसने बता दिया, बोलो भाई हम सबका डेटा लेके दे देंगे, वो बहुत रोते हैं। तुम बोले हम अभी से रो लेते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते।
जब तुम रो रहे हो तुम्हें नहीं देगा, तुम तो पेरेंट हो, तो हमें क्या मुंह लगाएगा वो। और हम तो एंगेजमेंट लेटर में लिखेंगे यू विल प्रोवाइड अस अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ईच कंपोनेंट। पहले होता था कंपनी में किसी बंदे से, अब हम क्या बोलेंगे ईच कंपोनेंट, पूरे ग्रुप की बात हो रही है। अच्छा अगर मुझे कंपोनेंट के डायरेक्टर से बात करनी है मैं कर सकता हूं, कंपोनेंट की मैनेजमेंट से, कंपोनेंट के ऑडिटर से कर सकता हूं, उसमें कोई खलल नहीं आनी चाहिए, बीच में नहीं आना। ये आज डिसाइड कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से पहले। अभी तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हाई लेवल है, दिस इज नॉट अ डिटेलिंग, ये तुम्हें लग रही है डिटेलिंग क्योंकि मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं ये हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल चल रहा है अभी। एक्सेप्ट करने, एक्सेप्टेंस में क्या ही तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम एक जनरल ओवरव्यू लोगे, क्लाइंट तुम्हें अपने एफएस शेयर करेगा, तुम एफएस रीड कर रहे होगे, इंस्पेक्ट कर रहे होगे, तुमने देखा ये ग्रुप है, ये यहाँ सिचुएटेड है, ये है, बेसिक बेसिक बातें। फिर हाँ उसी देखने में तुम्हें पता लगा एक कंपनी जहाँ जंग चल रही है जिस एरिया में, तो आप बोलोगे यार यहाँ तो एविडेंस ही नहीं आ सकता। अब क्या करेंगे, फिर देखो क्या वो कंपोनेंट तुम्हारे ग्रुप का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन है तो तुम तो ये कहोगे ना मेरे ख्याल से कि स्कोप लिमिटेशन कौन से नेचर की है, परवेजिव, क्योंकि एक अच्छा खासा बैलेंस तुम वेरीफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास सबूत अवेलेबल नहीं है। क्लियर है, आगे देखें, ये काफ़ी नहीं है। अच्छा पहले बता दो जल्दी से, सच्चे दिल से, कंसोलिडेशन प्रोसेस क्लियर होता है? बहुत टाइम लगाया इस पर समझाने के लिए, आगे सुनो क्योंकि आगे भी काम आएगा। मैंने कहा चलो यहाँ काम कर लेते हैं, इसके ऊपर डिटेलिंग कर लेते हैं इसकी आगे। फिर वो कह रहा है कि भाई क्या हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा, दोस्त शाह विद गवर्नेंस को, ग्रुप मैनेजमेंट, दोस्त शाह विद गवर्नेंस कंपोनेंट, जो भी बातें बताई मैंने, यही बातें बताई ना। तो ये तुम्हें कौन बताएगा भाई, ग्रुप के लोग बता देंगे, या तो मैनेजमेंट बता देगी या प्रीडिसेसर ऑडिटर बता देगा। अच्छा आपने बोला यार आपकी गवर्नेंस से मीटिंग करनी होगी, हमें कुछ मैटर डिस्कस करने होंगे सिग्निफिकेंट, तो क्या वो अवेलेबल होंगे? उसने बोला नहीं भाई ग्रुप के डायरेक्टर घूमते रहते हैं, अवेलेबल नहीं होते। तो फिर डिसाइड तो वही करते हैं ना, गवर्नेंस तो वही कर रहे हैं ना, मैं किससे बात करूंगा? तो हम बोल दें कि भाई क्या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा, अगर वो मना कर देगा आज ही, तो क्या ये बेसिक ऑडिट का प्रीमाइज है? प्रीमाइज होता है ना एंगेजमेंट लेटर में भी सीखा, प्रीमाइज बेसिक बेसिस जिसकी बुनियाद पे ऑडिट होता है। तो अगर प्रीमाइज ही नहीं है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। अच्छा क्या एंगेजमेंट लेटर बन गया ये उससे पहले की बातें हैं? जब ये डिसाइड हो जाएगा तो बोलोगे आओ बिस्मिल्लाह करते हैं, तब एंगेजमेंट लेटर बनेगा, क्योंकि इन्हीं बुनियाद पे तो बनेगा। अच्छा फिर वो कह रहा है क्या हम नेसेसरी वर्क परफॉर्म कर पाएंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, कंपोनेंट पे, जहां जहां एप्लीकेबल है। वही जंग वाली बात, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे डेटा ही नहीं मिल सकता, वहां पे पाबंदियां हैं, तो मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। बात क्लियर है, पक्की बात है। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, एक्सेप्टेंस समझ आती है, जल्दी से जानी, जल्दी से। अब देखो तुम्हें रीड करके बता दूं तुम कैसे फ्लुएंट जाएगा। सुनो वो कह रहा है इन केस ऑफ इनिशियल ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट द ग्रुप ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर मे बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी बोल रहा है जो ऊपर जो तुम्हें मैंने बकवास बताई है इतनी, ये तुम्हें पता कहां से लगेगा? देखो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द, तुम्हें एफएस फेंक के मारेगा, तुम्हें अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम दे देगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स दे देगा, ग्रुप की इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल दे देगा, वहां से देख लेना। आगे कम्युनिकेशन विद द ग्रुप मैनेजमेंट। अच्छा कम्युनिकेशन विद द ग्रुप मैनेजमेंट से तुम्हें चीजें पता लगेंगी ना कि भाई क्या होता है, कैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तुम्हें बता रहा होगा। आगे कम्युनिकेशन विद दोस्त शाह विद गवर्नेंस ऑफ द ग्रुप, और कम्युनिकेशन विद द, और ये वो लोग होंगे, ये वो सोर्सेस होंगे जिससे तुम्हें ऊपर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो ये बताना चाह रहा है। क्लैरिटी है? आगे फिर वो बोल रहा है इफ आफ्टर एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस ऑफ द ग्रुप एंगेजमेंट, ये बड़ी बेसिक बात है, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर कंक्लूड कर ले कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकता, तो वो करेगा पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द ऑडिट। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर नहीं मसले रिजॉल्व होंगे तो आप विड्रॉ कर देंगे, और विड्रॉ नहीं कर पाए क्या करेंगे? मॉडिफाइड रिपोर्ट, क्योंकि वो क्वालिफाइड भी हो सकती है और डिस्क्लेमर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन परवेजिवनेस ऑफ द मैटर, कि अगर ऐसा सबूत नहीं मिल रहा जो सिर्फ मटेरियल नेचर का है, परवेजिव नहीं है, तो फिर कौन सा ओपिनियन देंगे? क्वालिफाइड। पर ऐसा मसला है जो कि परवेजिव नेचर का है, तो फिर डिस्क्लेमर। पहले बताओ एक्सेप्टेंस समझ आती है? क्लैरिटी ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो, बात समझ आती है एक्सेप्टेंस की? अच्छा खासा टाइम लगाया एक्सेप्टेंस के ऊपर कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी है? अच्छा आगे मैंने कहा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट,
कोई नई बात नहीं है, पूरा का पूरा आयजा 210 वाली बातें हैं, पूरा का पूरा देखो ये रहा। पर इसमें जहां जहां तुम सेपरेट वर्ड यूज करते थे वहां वहां तुम ग्रुप यूज कर लोगे। अब जैसे जल्दी बताना एक एक करके ताकि इसमें रट्टा नहीं लगाएं। क्या आपको पता है ना कि एंगेजमेंट लेटर में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखा जाता है और लिखा जाता है कि ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए। तो मैं ग्रुप का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? ग्रुप ऑडिटर, जिम्मेदारी किसकी है? ग्रुप की है। क्या हम ये लिखेंगे आप मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे? तो ये तुम लिख कैसे? तुमने ये पहले डिटरमाइन कर लिया ना, हाँ तुमने बात की कि भाई मिलेगा, तो उसने बोला अब एग्री, अब लिख लो इसको। जो पहले कंसिडरेशन थी अब क्या करेंगे, उसको लिखत में लेके आएंगे। हाँ भाई तू बोल रहा तो लिख अब। अच्छा वो पहले बोल देता यार वहाँ नहीं जाने देंगे, वो मसला करते हैं, तो बोलेंगे अल्लाह हाफ़िज़ हम नहीं कर रहे ऑर्डर। क्लियर है? अच्छा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो गया, क्या हम उसको कंप्लीट डेटा मांगेंगे उससे जो जो उसको लगता है कि एफएस को बनाने के लिए ज़रूरी है? अच्छा क्या मैं इंगेजमेंट लेटर में ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि आप मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे कंपोनेंट से मिलने का? क्या मैं उससे ये लिखवा सकता हूँ कि आप मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे हर उस इंफॉर्मेशन पे जो आपने रेगुलेटर को दी है जो कि एफएस के रिलेटेड है? हाँ या नहीं? तो भाई अगर कोई पेनल्टी है, कोई भी सबमिशंस थी, तो ऑल टुगेदर आप यही करोगे ना कि आप हर वो इन्फॉर्मेशन बोलोगे आप मुझे जो देंगे उसको रेगुलेटर को मुझे भी सबमिट करेंगे, ताकि मुझे पता लग सके कोई नेसेसरी मैटर्स तो नहीं है जो मेरी नॉलेज में होने चाहिए और आपने मुझे बताया नहीं है। क्लैरिटी है? तो अब वैसे बताया जाए तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं। अच्छा एक और बात, अगर आपका कंपोनेंट ऑडिटर दोज चार विद गवर्नेंस ऑफ कंपोनेंट को कोई कम्युनिकेशन करता है तो क्या वो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। पर किसका ऑडिटर है ये? कंपोनेंट का। तो हम ये बोलेंगे ग्रुप मैनेजमेंट को कि भाई अगर वो कंपोनेंट ऑडिटर उस कंपोनेंट के डायरेक्टर्स को कुछ कम्युनिकेट करेगा तो वो भी हमें दोगे तुम, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट मैटर जो वहां हो रहे होंगे उसका इंपैक्ट कहाँ होगा? ग्रुप पे होगा। तो वो मुझे चाहिए। क्लैरिटी है? तो पहले बताओ एंगेजमेंट टर्म समझ आते हैं? दिस इज जस्ट बेसिक फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग, तो हमें समझ आना चाहिए। तो इस क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं। तो पहले बताओ क्या एक्सेप्टेंस समझ आती है? क्या साइनिंग ऑफ एंगेजमेंट लेटर समझ आता है? बिल्कुल आता है। तो अब हमें इसके बाद जो करना है कहानी शुरू, अब हम बनाएंगे ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी। पहले क्यों नहीं बना देते? एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अब बनाएंगे स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखो अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे, मकसद देखते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ द ग्रुप डिटरमाइन वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाएगा या, तो अभी तो ये किया है। अब मैं क्या करूंगा? असेस करूंगा रिस्क ऑफ, तो अब स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना किस जगह पे क्या काम करना है। अच्छा क्या स्ट्रेटेजी में ये सोचूंगा कि क्या मुझे कंपोनेंट ऑडिटर को रखना चाहिए, मैं खुद काम कर लूं? स्ट्रेटेजी में होगा ये? चलिए बताओ, होगा ना ये? बिल्कुल होगा। अच्छा क्या स्ट्रेटेजी में ये होगा कि मुझे एक्सपर्ट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? स्ट्रेटेजी में ये होगा मटीरियलिटी क्या होगी? सब होगा। यही तो गेम है, ये तो समझना है कि हाउ टू डिवाइज अ स्ट्रेटेजी पूरे ग्रुप की। तो कल की क्लास से वो करते हैं, कल की मतलब परसों। क्लियर है? चलें मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।